बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा जी। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि जनाब वन शुड मूव फॉरवर्ड और पिछली जो बातें उनको अगर भूल जाएं तो बेहतर है और इकॉनमी पे फोकस करें, उस पर ज़ीरो इन करें तो वो ज़्यादा बेहतर है और इसी से मुल्क की भी बेहतरी है और सबकी बेहतरी इसी में ही है। एंड उस पर अमल दरामद भी हुआ, ठीक है। और इसी तरह एक इशू बना हुआ है जनाब के जो हमारे यहाँ पे इल्लीगल लोग बैठे हुए हैं अफ़गानी, उनको वापस भेजने का भी एक डेडलाइन दी गई है, उस पर भी बात करना चाहूँगा। एंड सिमिलरली देखना ये चाहूँगा कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, हिस्ट्री है 1972 से लेके आज तक इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं तो वो कोशिश ज़रूर करता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई एडवेंचरिज्म करे। सो इस बार भी वो कोशिशें कर रहा है। अभी रिसेंटली ब्लास्ट हुए, उसके अलावा वो क्या कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे ताली बजती है मूडी के लिए। अगर यहाँ पे एडवेंचरिज्म हो या पाकिस्तान की बैशिंग हो, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं रखूँगा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के सामने और क्योंकि मेरे उस्ताद भी हैं, उनसे ज़रा पूछ लूँ, वो इनपुट दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी जी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। प्लेयर इज ऑल माइन जी, प्लेयर इज ऑल माइन। अच्छा शाह जी, आपकी बात तो बड़ी सुनी जाती है और मियाँ साहब बड़ी बात सुनते हैं आपकी। आपने बोला जनाब कि वन शुड मूव फॉरवर्ड और पिछली बातें भूल जाएं, तो वो तो बात बानी गई। मियाँ साहब का इस वक्त आना ठीक है, आना चाहिए उनको, नहीं आना चाहिए, डिले करना चाहिए या क्या? हाउ डू यू टेक इट? मैं तो इस्लामाबाद बैठा हूँ और ग़ालिबन फ़ैसले या मीटिंग्स या मुशावरत वो किसी और जगह हुई है, लंदन में हुई है, ये लंदनिस्तान में। क्योंकि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा ही बन गया ना। हमारी इतनी सियासतदान उधर रहते हैं। तो मैं मजाक से उस दिन ब्रिटिश सफ़ीर जो नहीं आई है, मैं उसे जेन को कह रहा था, ये तो लंदनिस्तान है, हमारा हिस्सा है, उसका मेयर भी सादिक खान है, हमारे लोग भी उधर रहते हैं, माजी के वज़ीर आज़म भी और दो कम से कम, तो और वैसे भी हमारा आना जाना भी बड़ा होता है। तो लंदनिस्तान में जो फैसले हुए उसमें तो मैं शामिल नहीं था, लेकिन अगर आपने पूछा है कि सियासत में जो सबसे अहम चीज़ होती है कि सही फैसला सही वक्त होना चाहिए। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज़ द की। और मेरे बड़े ताल्लुकात हैं खान वली खान साहब से। अच्छा, मैं एज ए जर्नलिस्ट जैसे आप हैं, मैं उनका इंटरव्यू करने गया तो बड़ी बात हो रही थी दानिशमंदी की, कैसे फैसले। उन्होंने कहा शाह साहब, अक्लमंद आदमी और बेवकूफ़ आदमी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बात एक ही करता है, फ़र्क सिर्फ टाइमिंग का होता है। तो जो टाइमिंग इसलिए बड़ी अहम है। मुझे तो मन तक समझ नहीं आई कि 21 को क्यों फ़ैसला हुआ आने का, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक बहरान में फंसा हुआ है। इस वक्त अभी ट्रांजिशन है, एक जमात का जो माजी में हुक्मरान थे उनका एहतसाब हो रहा है, फिर मुल्क में एक तकसीम भी है, फिर दहशतगर्दी उभर रही है और अभी थोड़ा सा ठहराव आना शुरू हुआ है। IMF का एग्रीमेंट भी हुआ है, इलेक्शन का उन्होंने इंदिया दिया है कि 2024 में होने का इम्कान है, गो के तारीख नहीं दी। और प्लस डाउटफुल हो वैसे? हाँ, मेरे ख्याल में इलेक्शन में कहूँगा इंशाल्लाह, गॉड एंड द इलेक्शन कमीशन विशिंग। तो उसमें बेहतर होता कि मियाँ साहब क्रिसमस टाइम के पास आते। अच्छा, क्रिसमस का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मौसम भी ठीक है, क्रिसमस हॉलीडेज होंगे। वो तो होंगे इधर अभी जो कहते हैं ना पंजाबी में, अले पखया नहीं मामला, अले पखंद हो। अच्छा, अभी शुरुआत है, अभी कैंपेन भी नहीं है, अभी मेरा ख्याल तैयारी भी नहीं है। अब तैयारी व्हाट्सएप से तो नहीं होती ना, या ऐप लगाने से या जियो फेंसिंग से। तो वो जो टेक्निकल तैयारियां हो रही हैं, तैयारी होती है अवाम की मोबिलाइजेशन और सही टाइम। तो मैं अगर मुझे पूछते या मुझे मशावरत मेरे से मशवरा देते तो मैं कहता कि मियाँ साहब, अले कोई जल्दी नहीं, आराम ना बैठो, 4 साल आपने गुजार लिए हैं, 2 महीने और भी हो जाएंगे, कोई आफत नहीं आ रही। यू आर नॉट मिसिंग एनी ट्रेन, कोई बस नहीं मिस कर रहे हैं आप, अभी आराम ने ठंडी करके खाएं। जियाउल्लाह कहता था ठंडी करके खाओ। अच्छा, हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं, आप आराम से आए। दिसंबर में क्रिसमस बड़ा अच्छा टाइम होता है, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी। पाकिस्तानी विंटर्स आर वेरी गुड, स्पेशली सेंट्रल पंजाब की। तो वो आराम से आए, वो टाइमिंग बेहतर होता और फिर लोया गर्म होता और देगी पक गई है, एंड देन ही वुड हैव गॉन फॉर द किल, और फिर ही वुड शुड हैव टेकन द नेशन बाय स्टॉर्म। तो अभी जो लगता है कि तैयारियां भी अधूरी हैं हमारी पार्टी की,
कुछ ज़रा मज़ा नहीं आ रहा। सो इट्स रॉन्ग टाइमिंग्स। मेरे हिसाब के मुताबिक आई वुड हैव प्रेफर्ड अराउंड क्रिसमस रादर देन अक्टूबर। मतलब 2 महीने बाद मियाँ साहब आ जाते ज़्यादा चंगा सी। हाँ ज़्यादा चंगा होती और बेहतर मौजू भी होता, पॉलिटिकली भी टाइमिंग ठीक होती और उस वक्त कई इश्यूज जो उसको सेटल नहीं है सेटल हो गए होते मेरे ख्याल में। अभी सिलसिला चल ट्रांजिशन है। वैसे ताड़ी गल सुन लें मियाँ साहब, ये ना है ताड़ी गल सुन के वो कहने जी 2 महीने बाद आना मैं, तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है। और तो हमारे तो मजहब में है कि अगर मशवरा करना है तो इवन दीवार से करें, अगर कोई नया बंदा ना मिले। मशावरत बहुत जरूरी है, रिव्यू करो, मशावरत करो, सबकी बात सुनो एकदम, और ज्यादा ज़हन बेहतर होते हैं एक ज़हन से। तो अच्छा। मेरा तो ये होगा क्योंकि वो मुल्क के लिए भी अच्छा होगा, मियाँ साहब के लिए भी अच्छा होगा, पार्टी के लिए भी अच्छा होगा और इलेक्शन इंतखाब के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, so if Mia Saab comes after like 2 months, Christmas में अराउंड क्रिसमस इधर मनाए। क्रिसमस इधर मनाए, नहीं उठे क्यों ना मनाए? नहीं वो तो बड़ा बोरिंग होता है, सब चीज़ बंद हो जाती है। अच्छा। नथिंग एक्सेप्ट पिकाडेली सर्कस में थोड़ी सी रौनक होती है और सारे लोग घर बनाते हैं क्रिसमस, चर्च जाते हैं। You're right। अच्छा, ते क्रिसमस में मेटाफोरिकली कह रहा हूँ कि वो टाइमिंग ऐसा है ना, क्योंकि लंदन में है तो लंदन में क्रिसमस सीजन होता है ना। जी ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, ये जो अभी इस वक्त सिचुएशन चल रही है कि इंतखाबात, आप भी कह रहे हैं कि इफ्स एंड बट्स हैं आपकी नज़र में कि जनवरी में इंतखाब होंगे, लास्ट वीक में नहीं होंगे, फरवरी में भी होंगे या नहीं होंगे, आपको डाउट्स हैं? मेरे ख्याल में अभी कुछ चीज़ें सेटल होनी हैं। क्या? एक कोई कैदी नंबर है 943, अभी वो मामला भी सेटल नहीं हुआ, वो भी पूरी तरह पकड़ाई नहीं दे रहा, तो वो भी सेटल हो जाए ज़रा। क्यों नहीं पकड़ाई दे रहे? पकड़ाई मतलब पॉलिटिकली। अच्छा। हाँ, वो उनका मामला है कि क्या होना है, मुकदमात चल रहे हैं, फिर अभी नए मुकदमात भी खुल गए हैं, जरदारी साहब के भी मुकदमात खुल गए हैं, मियाँ साहब के भी खुल गए हैं, नैब फिर ताज़ा दम होके बड़ी माशाल्लाह वो विद न्यू विगर, विद न्यू लीडरशिप और नए जोश और वल्वे के साथ आगे आ गई मैदान में। सो अभी कई चीज़ें सेटल होनी हैं। सो यू हैव योर डाउट्स? मैं कह अभी वो आई थिंक बाय क्लैरिटी हमें आ जाएगी दिसंबर तक। लेकिन जो टाइम इलेक्शन कमीशन ने दिया है उस वक्त आपको होते हुए नजर नहीं आते? अभी तो उन्होंने टाइम नहीं, उन्होंने तो अंदिया दिया है कि जनवरी में, लास्ट वीक जनवरी, वो फरवरी भी हो सकता है कि कब हो, क्योंकि एक दफ़ा तो आपने जब इलेक्शन मुलतवी कर दी है, जो आइन के तहत जो तारीख थी वो तब्दील होगी, फिर तो ऑल बेट्स आर ऑफ ना। फिर तो कोई निकाह नहीं टूटता कि अगर 2 महीने बाद हो जाए या 6 महीने बाद हो जाए। आपने तो वो जो बेसिक डेडलाइन तो जो आइन में है वो तो तब्दील कर दी, जिसमें सारी पार्टीज शामिल थी बाय द वे उस वक्त। सही बात। लेकिन इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं, ठीक है, तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं छोटी मोटी जी कैंपेन चल रही है, वो कैंपेन जो है वो बड़ी को हाफ हार्टेड एक तो नज़र आती है, जैसे आप उसकी इंडिकेशन भी दे रहे हैं, एंड सेकेंडली उसके अंदर कोई बयानियाँ कोई सही नहीं है, कोई अपीलिंग नहीं है, पीपल आर नॉट बाइंग इट, और कोई आउट ऑफ द बॉक्स बयानियाँ भी नहीं है। लेकिन इलेक्शन का अभी माहौल मूड नहीं बना। मैं पाकिस्तान में बड़ा ट्रैवल करता हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ जाता हूँ, मैं थिंक टैंक्स जाता हूँ, अभी मैं गिलगित बल्तिस्तान गया हुआ था, फिर पिछले दिनों मैं कराची गया हुआ था, कभी इंटीरियर सिंध, कभी ये पेशावर वगैरह, तो वो ट्रैवल करता हूँ, लोगों से मुलाकात बड़ी होती है, क्योंकि मैं टीचर भी रहा हूँ, सहाफ़ी भी, और वैसे भी हमारा फ़र्ज़ भी है आवाम से इंटरेक्ट करना। मुझे मूड या माहौल नज़र नहीं आ रहा इलेक्शन का। लोगों को पंजाबी कहते हैं अपने लाले पड़े हुए हैं, वो रोज़ी का, बिलों का, रोटी कपड़ा और मकान का और रोज़गार का, तो वो प्रायोरिटी सॉरी इलेक्शन में दूर की बात। अगर कहना मैंने वोट दो या छड़ यार की गल्ला कर रहे हैं, पहले रोटी खाओ, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वो जो है ना, वो अभी माहौल नहीं बन रहा, अभी वो बनने में टाइम लगेगा, और वो माहौल बनेगा कि फिर आप कुछ, जैसे आपने फरमाया कि आपको फिर विजन भी दे देंगे ना। इट्स नॉट मोर ऑफ द सेम कि हाँ जी फिर की हाल है और सुनाओ, कहें दसो की करोगे साढ़े, व्हाट कैन यू डू फॉर अस। और आपको पता है कि राणा साहब 21 मिलियन नए वोटर्स आ गए हैं इस वक्त जी, 2 करोड़ 10 लाख जो 18 साल की उम्र है, उनको तो पुरानी याद ताज़ा नहीं है, उनको तो नहीं पता कि किसने एटम बम बनाया, किसने सीपैक बनाया, किसने 1973 का आइन दिया। वो कहते अब मुझे आज की बात करो, राइट नाउ अब क्या हो रहा है, ये आइंदा क्या होने वाला है इमीडिएटली। किसी के पास वे फॉरवर्ड है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अभी वे फॉरवर्ड किसी ने एक्सप्लेन तो नहीं किया।
नहीं, अगर कर भी देर तो की होएगा, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, 16 महीनों में क्यों नहीं किया? वो तो खैर उसकी बात कम ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वो तो इट वाज अ डिजास्टर, वो बड़ा डैमेज। उसमें तो सिर्फ यही हुआ ना कि आपने वो पीटीआई को जिंदा कर दिया, जो एक बिल्कुल ही था, उसको तो मुझे याद है कि 9% ग्राफ था, 9% था, और वो भाग रहे थे, वो मुझे डर रहे थे। हमारे मिलते हैं सेनेटर्स भी, एमएनएस भी उनके, कि ये हमारा क्या बनेगा, हम आइंदा का किसका टिकट पर लड़ेंगे। ये मार्च 2022 की बात कर रहे हैं। तो आपने उनको एक लीज ऑफ लाइफ दे दी, वो रिजीम चेंज करके उनको निकाल के, वो मतलब है वो तो जीरो से हीरो बन गए। और वो और सडनली, और हाँ, अगर आपने निकालना भी था, करना भी था काम वो खुद या किसी के इमा पर, तो बेहतर होता कि आप फौरन इलेक्शन कराते। मियां साहब ने कहा था इलेक्शन फौरी तौर पे करा, मियां साहब का यही सोच थी, तो क्यों नहीं गल मनी? लेकिन जो बाकी लोग थे वो फिर कहते थे कि वो गाड़ी में झंडा, केसेस और जाती मफादात हावी हो गए, कौमी मफाद, अवामी मफाद और पार्टी का मफाद पीछे चला गया। डोंट यू थिंक अगर उस वक्त इलेक्शन मियां साहब की बात मान ली जाती और इलेक्शन उस वक्त करा लिए जाते, तो ये 16 महीने का टाइम, वन, एंड सेकेंडली उसके बाद जो ये छोटे मोटे क्राइसिस आते रहे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो आते रहे, वो ना आते? देखिए जी, अगर वो चेंज भी हुआ था ना 10 अप्रैल को, मियां साहब कहते हैं मैं 11 को पहुंच रहा हूँ, इलेक्शन डेट अनाउंस करो, फौरन मई में इलेक्शन ठक, और यू विल हैव सीन इट वुड बी अ डिफरेंट सिचुएशन। ये बुरान नहीं होना था, ये डिफॉल्ट हो रहा है, कभी ये हो रहा है, फिर रोना धोना के बच्चे कैसे बचेंगे, फिर आप जाके भीख मांगते रहे सबसे, उधर जा रहे हैं, कभी रियाद, कभी बीजिंग, कभी दुबई, कभी वॉशिंगटन, तो वो सारा सिनारियो पाकिस्तान का रुख तब्दील होना था। आपने वो पंजाबी कहते हैं 100 छितर भी खा दे और 100 गंडे भी खा दे, वो जो 16 महीने में थे, टोटल कुछ नहीं दिया। ना उम्मीदी में इजाफा हुआ, कोई 8.5 लाख लोग मुल्क से छोड़ के चले गए, ज्यादा बल्कि ज्यादा, तो हमने क्या दिया, और वो अब वो हमारे गले पड़ गया। सारी बदनामी भी ली वो जनाब 16 महीने की। अब इलेक्शंस की तरफ अगर जाना चाहते तो किसी के पास ऐसा कोई वे फॉरवर्ड भी नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस में से निकालने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास एज सच आउट ऑफ द बॉक्स कोई थिंकिंग भी नहीं है, कोई ऐसा बयानिया भी नहीं है। और इफ़ यू गो टू द मासेस, जब कैंडिडेट्स जाएंगे, अगर इलेक्शंस होते हैं तो अगर जाते हैं ये लोग अपने हलकों में जाके वहाँ पे वोट मांगेंगे तो उन्होंने की देंगे। इट्स ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स, इलेक्शन इज ऑल अबाउट सेलिंग ड्रीम्स। निस्बतन कंपैरेटिवली मियां साहब का जरा ट्रैक रिकॉर्ड बाकियों से बेहतर है। न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने किया है, उन्होंने मोटरवेज बनाए हैं, उन्होंने सीपैक भी लेके आए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो जनरेट हुई थी उनके दौर में, माजी में, ठीक। और अगर वो नई सोच और नई टीम के साथ आते हैं और उसमें माजी की गलतियां को अलहदा कर दें, तो मेरे ख्याल में, और जानदार कैंपेन चलते। कैंपेन वो नहीं होता जो कि आप स्क्रिप्ट लगा दें कि जी हम कोई कमेटी बनाते हैं बयानिया की उससे बयान, या यार वो इंटरनेट से चेक करो कौन सा बयानिया है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स दिलां दे सौदे। अब 1993 में क्या हुआ, जब मैंने मियां साहब को एडवाइस दी थी कि टेक ऑन द एस्टेब्लिशमेंट, गुलाम इसाक खान कितने पावरफुल लोग थे, इनफॉलेबल, द फादर ऑफ द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, मतलब वो तो ऐसे थे कि बिलास है, हाथ लगाना है। उनको कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, वो मैंने एडवाइस दी थी। जो 17 अप्रैल 1993 की स्पीच थी। और उन्होंने पूछा उसके बाद, कहते मैं क्या कि आपने पैलेस पॉलिटिक्स हार गए हैं, आए अब आप मैदान में। कहते फिर लोगों ने कहा उनको ये असेंबली डिसॉल्व कर दें, इस्तीफा दे दें, माफ़ी मांग लें। मैं कह नहीं, इट्स ओवर नाउ, पैलेस पॉलिटिक्स हार गए, पीपल्स पॉलिटिक्स है। कहते क्या करें? मैं कह तकरीर करें दबंग किस्म की, अटैक द एस्टेब्लिशमेंट, एक्सपोज उनकी जो मालाती साजिशें। कहते फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? मैं कह फिर आप फारग हो जाएंगे, आप डिसमिस हो जाएंगे फिर, लेकिन आप सरकारी लीडर से अवामी लीडर बन जाएंगे। एंड आई विल फुली सपोर्ट यू और गो टू द पीपल। क्योंकि मैंने उसको देखा था, लोगों का मूड क्या था। एक बड़े खास कॉन्फिडेंट था उस वक्त के गुलाम इसाक का। उसने मुझे कहा, मैं कहा ये ना करें, लोग बड़े तंग आए हुए हैं, लोग अवाम मियां साहब के साथ हैं। उन्होंने कहा छोड़ें जी, नवाज शरीफ को हम निकालेंगे, वो लाहौर के थाने में पड़ा होगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। मैं कहा यू गॉट इट रॉन्ग, इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। तो वो मूड पढ़ना कि ये इस वक्त ये था, नब्ज़ पे हाथ फेंका, एंड मियां साहब बिकेम अ नेशनल लीडर, उड़ा के रख दिया सारे, एंड ही नेवर लुक बैक। तो वो हिम्मत हौसला चाहिए बड़े फैसले करने के लिए।
मुलाजमत नहीं है, बाकी तो हमारे जो थे पीडीएम की गवर्नमेंट तो मुलाजमत कर रही थी, नौकरी कर रही थी वो तो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ नहीं मैं क्या नहीं कड़ाके कट दियो, ਕੜਾਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ कड़ाके कट और स्पीच का मैंने पूरा ਤੁਸੀਂ आइडिया। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੜਾਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ हाँ वो मैंने कहा था जब न्यूक्लियर टेस्ट होने थे, उसमें भी सबसे पहले मशवरा मैंने दिया था। अच्छा 11 मई को 1998 को हम कजाकिस्तान में थे, अलमाती में वो हम गए हुए थे। तो उन्होंने जब हमें खबर आई कि इंडिया ने टेस्ट किया तो मियाँ साहब सबसे पहले मेरे से पूछा, और ये मियाँ साहब ने खुद 3 दफा ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मुशाहिद हुसैन पहला शख्स था जिसने मुझे कहा। कहीं उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से पूछ लें, कहीं उन्होंने कहा कि एनओसी अमेरिका से चेक कर लें, कहीं से ये डरे भी होते हैं, हाथ मलते रहते हैं क्योंकि बड़े फैसले मुश्किल होते हैं। तो मैंने कहा मियाँ साहब इट्स नाउ और नेवर, अंग्रेजी में मैंने कहा मियाँ साहब इट्स नाउ और नेवर, कड़ाके कट दो, गो फॉर इट। कहना ठीक है, आई एग्री विद यू दैट। So it was a big decision taken by the Prime Minister of Pakistan without any pressure from any establishment or anyone, and resisting America। $5 अरब भी उन्होंने दिया था, ऑफर किया था। तो वो मेरे ख्याल में वो बड़े फैसले कर सकते हैं, उस वक्त कर सकते थे। अब पता नहीं अब ज्यादा लोगों ने डराया ਤੁਹਾਡੀ दूरियां क्यों हो गई आइडिया नहीं, मेरी दूरियां कोई नहीं, मैं दूर है कि वो लंदन में है, मैं इस्लामाबाद में। ਤੇ ਲੰਡਨ ਤੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੇ नहीं ਰਹਿੰਦੇ नहीं वो लंदन बहुत दूर है जी। लंदन यूरोप में है, वहाँ में एशिया में, हम मुमलिकत खुदा दाद पाकिस्तान में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बहुत दूर है जी। एक ब्रेक ले लो जी जी एक ब्रेक कर। मुशाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद है। मुशाहिद हुसैन साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਕੜਾਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਹੈ ਮੀਆਂ न्यूक्लियर टेस्ट ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਅੱਛਾ 11 मई 1998 अलमाती कजाकिस्तान। अच्छा खैर ਹੁਣ मियाँ साहब गल ठीक है ताड़ी, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मियाँ साहब जो है उनका बयानिया सुना भी जाता है, उन पर लोग यकीन भी कर लेते हैं, ठीक है, और उनकी ज़्यादातर वो बैकआउट भी नहीं करते अपनी स्टेटमेंट से, जो भी स्टेटमेंट्स लेते हैं, जो बयानिया देते हैं उसमें बैकआउट नहीं करते वो। लेकिन द पॉइंट इज़ कि इस वक्त मशवरे कौन दे रहा है? आई हैव नो आइडिया, आई एम टोटली तो क्लियर। ताड़े इतनी दूरियां किस तरह हो गई हैं? दुनिया के थे, मैं तो आराम से बैठा हूँ इस्लामाबाद में। ये तुसी आराम ਨਾਲ बैठे हो ना, तुसी मियाँ जो साहब लोग- के नाल क्यों नहीं एडवाइस क्यों नहीं करते हो तुसी? आई ओनली गो व्हेन आई एम इनवाइटेड। ओके मैं आई नेवर जबरदस्ती इम्पोज नहीं मैं करता। हाँ, नहीं, वो तो मुझे किसी को अगर जरूरत है मेरे मशवरे की, वो मुझे कॉल करेगा या मुझे ईमेल करेगा, दैट्स हाउ आई फंक्शन एंड दैट्स हाउ आई ऑलवेज फंक्शन एज मिनिस्टर आल्सो। मैं वो नहीं था कि मैं लाइन में खड़ा हो जाऊंगा हाथ बांध के कि जनाब जर्नलिस्ट रहे हो ना? हाँ जर्नलिस्ट मेरा स्टाइल भी वो है, और मेरा स्टाइल भी है जैसे थोड़े नाले मुंह ते गल करनी, ठक ठक ठक, ऐ नहीं कि उधर लगी लिपटी के आज कायदे मोहतरम, मूड कैसा है साहब बादर का, फिर बात करें उसके दरबारी काम नहीं कर ना सकते। ना ना नॉट एट ऑल, नॉट ए काम कदी किता नहीं, सैयद लोग हां तो ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, समझ गए। ਤੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ। That is the most एंड important दूसरी thing. बात है कि दे इफ दे नीड माय व्यूज माय सोच तो दे आर मोस्ट वेलकम, आई कैन गिव दैट। I wish कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ अल्लाह का ਤੁਸੀਂ फजल है कि पूरी दुनिया तो मैं जाना, सेमिनार एड्रेस करना, लोग मेरी गल सुनते भी ने, वाशिंगटन हो, बेजिंग हो, जकार्ता हो, इवन मंगोलिया और वियतनाम हो और अफ्रीका भी, तो हमारी बात सुनी जाती है एंड डिफरेंट इश्यूज। तो और लेकिन वो इनवाइट करते हैं और हमसे से पूछते हैं। obviously ठीक है। तो अच्छा एक ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ डेडलाइन दे दी गई इस वक्त, और डेडलाइन दी गई है कि जनाब अफगान जो है जो इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं उनको वापस भेजना है, एंड दिस इज़ द डेडलाइन। एंड डू यू थिंक कि इट्स वर्केबल, ये होगा नहीं होगा, या हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होगी, क्या होगा? सही है गलत वक्त पे। अच्छा फैसला सही है, गलत वक्त? फैसला सही है कि हर मुल्क में जो गैर कानूनी तौर से लोग रहते हैं या जिनका ताल्लुक जराइम से हो, उनको तो आप नहीं इजाज़त दे सकते रहने की, ठीक है, राइट। ठीक। लेकिन टाइमिंग बहुत गलत है। 40 साल से राना साहब हमने एक मॉडल मेज़बानी की, सबसे तवील अरसे के लिए सबसे बड़ी तादाद के पना गजीर पाकिस्तान में रहे, खुश उसलूबी के साथ। और आज हम 40 साल के बाद हम कह रहे हैं 4 हफ्ते में चुटकी मारी आपने कि निकलो, गेट लॉस्ट, गेट आउट। ये कैसे पॉसिबल है? अफगानिस्तान से आपके ताल्लुकात खराब हैं, टीटीपी बढ़ रहा है इस वक्त, मुल्क के अंदर जरा वो खलफशार है सियासी किस्म का, और हमारा सिस्टम जो है आपको पता है सिस्टम के अंदर कितनी नालायकी है, इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। फिर क्या होगा? गड़बड़ होगी। आप कोई नई मुक्ति बाहिनी ना क्रिएट करें इधर मुल्क के अंदर, अच्छा ये तो टेररिज्म और बढ़ जाएगा। और इट हैज टू बी ऑर्डरली। आप प्लान दें, ये करेंगे, ये 1 साल का प्लान है,
फर्स्ट मंथ ये रजिस्ट्रेशन होगी, लिंक स्क्रीनिंग होगी, दूसरे मंथ में हम उनको इकट्ठा करेंगे। और दूसरी एक और चीज़ है, अंडर इंटरनेशनल लॉ यूनाइटेड नेशंस भी देखें, रिटर्न ऑफ रेफ्यूजीज हैज वॉलंटरी। अगर वो हज़ारा वाले कहते हैं कि हमें तो मार देंगे अगर हम जाएं उधर, या अगर और कोई कहते हैं कि खातून है, खवातीन दानिश्वर, ये एक्टिविस्ट, वो कहते हैं हम तो पिछली हुकूमत में थे, हम गए तो हमें तो वो कत्लेआम कर देंगे, हमारा ये कर देंगे, ठीक। वो तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। आपको उतरे लाले पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में यूल बी इन द डॉक। तो ये काम सोच समझ के होता है, जल्दबाजी में नहीं होता, और ये मनसूबाबंदी के साथ होता है। और आपने सिस्टम की देखें, हमारे सिस्टम के अंदर कोई बहुत एफिशिएंट सिस्टम नहीं है, और ये सदियों से रह रहे हैं, दहाइयों से रह रहे हैं, तो उसको उसके मुताबिक करना चाहिए। और ये अभी इलेक्शन का पीरियड भी है, दहशतगर्दी के मुकाबला आप हार्डली कर रहे हैं, तो आप एक नया पेंडोरास बॉक्स, एक नया फॉल्ट लाइन क्रिएट कर रहे हैं। आई थिंक इट्स टाइमिंग इज रॉन्ग। यस, इन प्रिंसिपल अग्रीड, नो प्रॉब्लम असूली तौर पर, बट द टाइमिंग इज रॉन्ग। अच्छा शाह जी, एक बात बताएं कि ये SIFC, ठीक है, एक प्लान है, ठीक है, बड़ा अच्छा प्लान है, इसमें बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, साल सवा साल लगे रहे पिंडी वाले, और इसको इन्होंने बना के रखा है सामने। डू यू थिंक कि कल को अगर इलेक्शंस होते हैं फरवरी में, जिसका आपको डाउट है वैसे, और कि इलेक्शन नहीं होंगे जनवरी फरवरी में, और ठीक है डाउटफुल सिचुएशन है, लेकिन अगर सपोजिटली हो भी जाते हैं इलेक्शन, 6 महीने बाद हो जाते हैं, साल बाद हो जाते हैं, डू यू थिंक कि SIFC का उसका साथ कोई ताल्लुक नहीं है? जो मर्जी गवर्नमेंट आए, जो मर्जी गवर्नमेंट जाए, लेकिन वो एक सिस्टम है 2035 तक चलता रहेगा। लेकिन डू यू थिंक कि वो वाकई उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है या जो भी हुकूमत आती है, वो उसके अंदर अपनी रुकावटें नहीं डालेगी, ऐसा कोई मसला क्रिएट नहीं करेगी उसमें? देखिए जी, SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल GHQ की पैदावार नहीं है, ये पैदावार है PDM हुकूमत की, जिसके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, जिन्होंने काबीना से इसकी मंजूरी ली, जिन्होंने खुद अनाउंसमेंट की। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि ये आइडिया उनका था, जनरल आसिम मुनीर का। तो ये इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसमें सारी पार्टीज शामिल थी सिवाय PTI के। और PTI तो पहले ही कह चुकी है कि वो उन्होंने तो सारी सियासत अपनी आउटसोर्स कर दी थी ISI और फौज को। वो खुद नहीं कहा 1 पेज, वो तो खुद 1 पेज के तो वो खालिक हैं पिछली उस PTI हुकूमत है। तो इस पर कोई नहीं, मेरा तो व्यू है, वो देंग शॉपिंग था चाइना का बड़ा अजीम लीडर जिसने चाइना की तरक्की की बुनियाद रखी। वो कहता था इट डज नॉट मैटर वेदर अ कैट इज ब्लैक और वाइट सो लॉन्ग इट कैचेस माइस। रिजल्ट्स होने चाहिए। हमारे दरवाजे वो हाइब्रिड आ गया। कोविड में क्या हुआ? कोविड में सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन हुई और उसकी वजह से कोविड को आपने कंट्रोल किया, क्योंकि डेटा ड्रिवन था ना, फौज के पास डेटा बड़ा अच्छा है। तो ये फौज भी तो पाकिस्तानी फौज है ना यार, ये कोई इजरायली फौज तो नहीं ना, पाकिस्तान फौज है, ये आपके हुकूमत का हिस्सा है, वो उस इट्स अ सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर उसकी आप यूटिलाइज करके कुछ अच्छा काम हो सकता है मुल्क के लिए, अवाम के लिए, व्हाई नॉट? आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए, करना क्या है, ठक ठक ठक। काश यही स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी लास्ट फ्यू इयर्स में होती। CPEC पर तो ये रुकावटें ना आती, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक, कभी CPEC स्लो डाउन हो रहा है, कभी रुक रहा है, कभी कुछ और हो गया। तो ये मेरे ख्याल में जरूरी। और वैसे भी द फैक्ट इज कि काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जिनमें हमारे अरब भाई भी, मुसलमान भाई शामिल हैं, जिनको पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा एतमाद खाकी वालों पर है, यानी या मुफ्ती वालों पर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साहब सब जो है पिंडी की तरफ जाते हैं। लेट्स फेस द फैक्ट्स। हाँ, दैट्स द रियलिटी। और पिंडी की तरफ जाते हैं, पिंडी से उनको दे आर कंफर्टेबल, और वो पिंडी की बात ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा सुनते हैं और कहते हैं जड़ी गल करेंगे वो दे विल डिलीवर, पिंडी वाले पूरे भी कर देंगे गल नू। अच्छा, ये एक यहाँ पे डिबेट चल रही होती है। डिबेट ये है जनाब के जैसे कुछ जैसे UAE है, कतर हैं, फॉर दैट मैटर कुछ तरह की जो मुल्क हैं, उन्होंने इज़राइल को तस्लीम किया, ठीक है। और कहा यह जाता है कि जनाब उन्होंने तस्लीम किया तो उसकी वजह से उनकी ज़रा थोड़ी सी ना ब्रीदिंग स्पेस उन्हें मिल गया इंटरनेशनली, क्योंकि जितना बंदा बैठा हुआ है, थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, या फॉर दैट मैटर जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है बाहर, उन्होंने वहाँ पे पैसा पंप इन करना शुरू कर दिया। जैसे UAE में
उन्होंने पैसा पंप इन करना शुरू कर दिया। और किसी ज़माने में वहाँ पे कोविड के बाद तो एक रेमिटेंस आती थी एक बैंक में एक दिन में, तो उसके बाद तो अब तो रेमिटेंसेज रुकती नहीं है यूएई के बैंकों में, रात को 12-12 बजे तक भी आती रहती है। सो डू यू थिंक इसराइल को रिकग्नाइज करना, इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज रखना, उसकी टाइमिंग ये ठीक है नहीं है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहली बात थोड़ा सा मैं इसको जरा तस्दीक कर दूं, इस बात की करेक्ट कर दूं। यूएई, बहरीन, मोरक्को एंड द सूडान, इन्होंने रिकग्नाइज किया ना अभी फिलहाल, ये जो 4 ममालिक अभी हैं, इन्होंने इकोनॉमिक रीजंस के लिए नहीं किया, स्ट्रेटेजिक रीजंस और पॉलिटिकल रीजंस के लिए। ठीक। यूएई को जब पता चला कि अमेरिका से उनका अलायंस और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन मामला ठीक नहीं बिहेव करी, उन्हें कहा कि हम अमेरिका के बाप के पास जाते हैं। अच्छा, वो इजराइल है। इजराइल लॉबी जो है, दे रन द कांग्रेस, और वो और उन्होंने कहा कि द रोड टू वाशिंगटन लाइज थ्रू इजराइल। ठीक है, तुम बंदे दे पुत्र होने बनोगे ना, ताकि वो उनको एयर कवर मिल गया। अच्छा, जो कहते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, यूएई ने कर दिया। सूडान को आपने कहा था टेररिस्ट स्टेट है, उनको कहा कि आप रिकग्नाइज करेंगे, विल टेक यू ऑफ द लिस्ट ऑफ टेररिज्म, हो गया। और मोरक्को ने भी, बहरीन ने भी इसे किया। हमारे लिए इजराइल रिकग्निशन करना इस स्टेज पे फायदा नहीं होगा। हाँ, हमें नुकसान होगा, हमारा जो कश्मीर कॉज वीकन हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त इजराइल का जो नेतन्याहू है वो मोदी का आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन है। अच्छा। और वो उसी तरीके से डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है फ़लस्तीन की, जो कश्मीर में मोदी कर रहा है, और वो उसका हमें नुकसान होगा। और इस वक्त इस स्टेज पे एक नई फोल्ड लाइन क्रिएट हो जाएगी। यू विल ओपन अप पेंडोरा, वो तिया पांचा हो जाएगा, एंड गवर्नमेंट, ये पूरा सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और कोई इशू नहीं तो जी इजराइल को ये तस्लीम कर रहे हैं, फिर ये नेक्स्ट स्टेज हो गई कि कश्मीर को भी बेचेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज होगी कि न्यूक्लियर भी होगा, वो बड़ा एक कंस्पिरेसी थ्योरी बन जाएगी। तो इस बात को ना ही छेड़ें, अभी ये हमारे इंटरेस्ट पे नहीं है, हमें इसमें हमारा कोई कौमी मफाद सर्व नहीं होता। इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक व्यू। ये लोगों ने कोशिश की है गाय बगाए, पिछले 30 साल से हो रही है। जनरल ज़िया के ज़माने में भी लोगों ने कहा, मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी कहा, एक दो दफ़ा मियाँ साहब के ज़माने में भी लोगों ने कहा, और प्राइवेटली मीटिंग्स भी हुई थी कुछ वो इश्यूज़ पर, जब ख़तरा था बॉम्बिंग का इसराइल की तरफ से। तो वो इस वक्त इट इज़ नॉट इन आवर इंटरेस्ट। इस वक्त हुआ तो इट विल बी अ बिट्रेयल ऑफ पैलेस्टाइन कॉज, बिट्रेयल ऑफ कश्मीर कॉज, और मैं समझता हूँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा बड़ा पुराना मौक़िफ़ है, हमारा मौक़िफ़ अरब वर्ल्ड से लिंक्ड नहीं है, हमारा अपना असूली मौक़िफ़। और कश्मीर का भी उन्होंने कहा था, शारा की बात कायद-ए-आज़म ने की थी। तो ये दोनों इश्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दे आर प्रिंसिपल्ड इश्यूज़। और ये अपीजमेंट फिर डजंट स्टॉप, आप फिर अपीजमेंट कर ही जाते हैं। वो कहेंगे नेक्स्ट फिर इंडिया से भी कर लें जी, वो कश्मीर का भी कर लें सौदा, फिर वो छोड़ो जी न्यूक्लियर का भी कर लो, पैसे मिल जाएंगे। इट्स नॉट देयर, वी हैव टू टेक अ स्टैंड विच इज़ इन एन इंटरेस्ट। हमारे इंटरेस्ट सर्व नहीं होते इजराइल की रिकग्निशन से, और इश्यूज़ हैं हमारे, और इश्यूज़ हैं। मुझे कोई इस टाइम पे कोई फायदा नजर नहीं आता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान। नो, एब्सोल्युटली इट विल बी डैमेजिंग एंड डिजास्टरस फॉर पाकिस्तान। एक छोटी सी ब्रेक, तो इसको बात ही ना करें इजराइल की। ओके, छोटी सी ब्रेक लें। वेलकम बैक जी। शाह जी, हिस्ट्री है कि 72 से लेके आज तक, ठीक है, जब भी इंडिया में इलेक्शंस होने होते हैं उससे पहले इंडिया कोई ना कोई एडवेंचरिज्म करता है पाकिस्तान में, ठीक है। अभी भी रिसेंटली भी रॉ इन्वॉल्व रहा है, ब्लास्ट, वो बालाकोट की आप बात करें 2019 को उनका इलेक्शन, उससे पहले कारगिल जो 1999 में हुआ, सही कहा, कोई ना कोई वो इलेक्शन कैंपेन बन गया, पाकिस्तान से जंग जो है इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन गया। एग्जैक्टली, और उस पर वो दोनों जीते, हाँ, वो वाजपेयी भी और मोदी भी। अब मोदी वैसे तालियां बजती होती, इंडिया में तालियां बजती हैं। हालांकि बालाकोट में झूठा था केस, लेकिन वो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, प्रोपेगेंडा शंडा कर लेते हैं, अच्छा, दे आर गुड एट इट। सो एनीवेज, सो अभी भी अगर देखें, अगर इलेक्शंस कराए जाएं, जैसे कि कहा जा रहा है, डाउट आपको भी है, मुझे भी है, कि इलेक्शन उस डेट पे जनवरी में मुश्किल है, 50-50 चांसेस। सो अगर उससे इंडिया के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में इलेक्शन कराए जाते हैं और कोई ना कोई एडवेंचरिज्म फिर करेगा इंडिया, ठीक है, तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, या उसको कैसे अपनी ईस्टर्न जो साइड है या वेस्टर्न साइड है, उसको कैसे हम कवर कर सकते हैं, कैसे उसको टेक केयर कर सकते हैं? देखिए जी राना साहब, मैं समझता हूँ कौमी सलामती के हवाले से पाकिस्तान के जो 2 थे फाइनेस्ट आवर, बेहतरीन मौके, ऑफ विच वी आर वेरी प्राउड। पहला था 28 मई 1998, जब न्यूक्लियर धमाका किया, हिंदुस्तान के जवाब में 5 के बजाय हम 6 किए।
जिसमें उसको मैं तर्जमान था पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर। कड़ाके काट दो। कड़ाके कर दिया और कड़ाके निकाले हमने टिका के, और मज़ा आया और सारा वो हिला दिया। इट वाज अ फाइनेस्ट आवर। दूसरा फाइनेस्ट आवर क्या था, जब पुलवामा का वाकया हुआ, झूठा वाकया उन्होंने इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ, बालाकोट पर हमला किया जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जारियत की उन्होंने। उसके जवाब में 24 घंटे के अंदर हमने उनके 2 जहाज गिराए, अभिनंदन पायलट को पकड़ा और फिर बाद में छोड़ भी दिया था, ठीक किया था, और हमने किया। दैट वाज अ फाइनेस्ट आवर। तो आप ये देखें कि मुझे याद है कि वो उन्होंने CNN का फ़ोन आया कि जी वो तो जंग होना हो जाए, वो तो आपने उसको जवाब दे दिया है, मोदी अब क्या करेगा? मैं कहा मोदी कुछ नहीं करेगा। कहता व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं कहा मोदी इज अ बुली एंड बुली लाइक्स टू ब्राउबीट, ट्राइंग टू से फॉल्सली दैट इट्स हिज स्ट्रेंथ। मैं कहा once we hit back and he knows we have the intention and capability to hit back, he will blink। वो चुप करके बैठ जाके चाक कर, वही हुआ। So काड़े कुल मूडी दी पिलो टॉक आ गई सी। नहीं मेरे पता सी ना ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਬੁਲੀ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਫਾ 91 ਯਰਕ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਛੁੱਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਦਫਾ 91 ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਲ ਬੈਕ ਆਫ, ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਕੈਨ ਹਰਟ ਮੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰੀ। Because we showed that and full marks to the armed forces, especially the Air Force. We hit back immediately within 24 hours. अच्छा उत्थे साडा एक दरख्त तोड़ के पान के ਕਾਂ मार के उत्ते बड़े खुश हो रहे सन इंडियंस। Because वो झूठ की बुनियाद पे नैरेटिव सी, और मजे की गल है इंडियन मीडिया लैप्ड इट अप, सो कॉल्ड इंडियन मीडिया। और अब भी देखें द साइलेंस ऑफ द लैम्स, अभी जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, अभी इतना लाखों का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है उधर दिल्ली में, एक खबर नहीं आई। और वो क्या था, इंडियन वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, उसने कहा कि एमरजेंसी में 1975 जो मिसेस गांधी की थी, द इंडियन मीडिया वाज आस्क्ड टू क्रॉल, आस्क्ड टू बेंड बट दे क्रॉल्ड। और पाकिस्तान मीडिया देखो, हमने ज़ियाउल हक के ज़माने कोड़े भी खाए, स्टैंड भी लिया, सारा कुछ है। ये इंडियन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा था उस वक्त। सो यू सी वो उनका मीडिया तो वो तो उनका लैपटॉप है बिल्कुल सारा। इंडियन मीडिया तो ना तो क्रिटिसाइज करता है, अपने रॉ को क्रिटिसाइज करता है, ना फौज को क्रिटिसाइज करता है। आपके मीडिया में ज्यादा जाने, खुद उसने रॉबर्ट फिस्ट ने कहा था कि पाकिस्तान हैज द फ्रीएस्ट मीडिया ऑन फॉरेन पॉलिसी। और वो जो था ये जो है ये MIT का प्रोफेसर है, वो क्या नाम है उसका, लेफ्ट का जो है, उसने भी ये कहा है अबाउट पाकिस्तानी मीडिया। अच्छा ये जो कुछ हुआ टोरंटो में, द रॉ ऑपरेशन वेंट रॉन्ग, ऐसे से फड़े गए सारे। नहीं, रॉ दा सी के दे वर डूइंग स्टेट टेररिज्म इन द अगेंस्ट देयर ओन पीपल। आपको पता ना, ग्रेगरी स्टैंटन है प्रेसिडेंट जेनोसाइड वॉच का, अमेरिकन, उसने कहा है कि जेनोसाइड इज इन द मेकिंग इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एंड आसाम। ये पिछले साल टेस्टिमनी दी। ये नेपाल में करते रहे, बांग्लादेश में किया इन्होंने, पाकिस्तान में किया, दे गॉट अवे विद इट। अब यहाँ जो है ना, इन्होंने ओवररीच किया कि कैनेडियन सॉइल पर कैनेडियन सिटीजन्स को इन्होंने मारा और रॉ का स्टेशन चीफ को उन्होंने निकाल दिया। यू कैन सी दैट रॉ का स्टेशन चीफ हैज बीन आउट ऑफ इट। तो ये बड़ी सीरियस बात हुई है कि पहली दफा इंडिया हैज बीन कॉट विद द पैंट्स डाउन, एक्सपोज हो गया इंडियन स्टेट टेररिज्म। और हमने तो डॉसियर भी दिया था, आपको याद है, अक्टूबर 2020 में इंडियन स्टेट टेररिज्म का कितने ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कोई मेरे ख्याल में 66 थे उसको तो अफगानिस्तान में अक्टूबर 2020 में, और 21 थे हिंदुस्तान में। और फिर इंडिया ने हमारे डिसइंफो लैब जो था ऑपरेशन ब्रसल्स का, वो भी किया हुआ था। हमारे खिलाफ तो कैंपेन करते रहते हैं, तो हमें भी मौसर जवाब देना चाहिए था। अब भी मैं चाहता हूँ कि इसका ज़रूरी एक सस्टेन कैंपेन हमारी तरफ से भी होना चाहिए, काउंटर एक्सपोजिंग इंडिया फॉर रियल कि ये हिंदुत्व का चेहरा है। मुल्क के अंदर फाशिज्म और बैरूनी मुल्क में दहशतगर्दी, स्टेट टेररिज्म। दिस इज योर 21st सेंचुरी मोदीज इंडिया। अच्छा शाह जी, अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, लास्ट क्वेश्चन, अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं, उनका वोटर, उनका सपोर्टर उनके साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो उनके पक्का जो वोटर सपोर्टर है उनका उनके साथ है, वो आके यहाँ पे कौन सी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ कह सकते हैं जिसको अवाम जो है वो उसको ग्रास्प कर ले, उसको बाय कर ले और वो एकदम एक हाइप बन जाए मुस्लिम लीग नून की,
उसकी फेवर में चली जाए, टिल्ट हो जाए सारी सिचुएशन? कोई है ऐसी चीज़? देखो ना, ये बयानिया वो नहीं होता कि आप ये लिखें और लिखें। अब रोटी कपड़ा मकान किसी कंप्यूटर में नहीं था, ठीक। वो तो इट कम्स फ्रॉम द हार्ट एंड योर परफॉर्मेंस। मियाँ साहब खुद एक चलता फिरता बयानिया है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और उनकी प्रेजेंस ही एक बयानिया बन जाएगी। उनको लिख के देने की ज़रूरत नहीं कि अच्छी लफाजी उर्दू में कि ये है जी, मैं इंशाल्लाह अजीम से अजीम तक बनाएंगे। उनकी प्रेजेंस शो करेगी कि यस दिस मैन मीन्स बिजनेस, ही कैन डू इट। और जो PMLN में इस वक्त ब्रांड नेम सिर्फ एक ही है, मियाँ नवाज शरीफ। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, डिलीवरी भी है और वैसे भी उनकी लाइकेबिलिटी भी है। सॉफ्ट स्पोकन है, मासूम चेहरा है, लाइकेबिलिटी है, तो मिलेंगे हाथ कंधे में रख दिया और पोलाइटली बात की, पुट्स यू एट ईज, इवन कम शम ना होए फिर भी, लेकिन वो होता है कि एक लाइकेबिलिटी फैक्टर है। ही कनेक्ट्स विद द पीपल, वो एक कनेक्टिविटी है। ही इज नॉट वो कोल्ड एंड डिस्टेंट पर्सन। तो वो मेरे ख्याल में ही हिमसेल्फ इज द बयानिया। बयानिया के क्या आपने बनाना है, उसको कोई टाइप करके स्क्रिप्ट बनानी है। ये भी गल ठीक है। आइंदा जो भी इलेक्शन जब भी होते हैं उसमें आपको PTI पार्टिसिपेट करती हुई नज़र आती है, और इसके साथ साथ PTI के बगैर एक मुनसिफाना, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इलेक्शन नहीं होगा। उसके अंदर PTI का चेयरमैन भी होगा या नहीं होगा? मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता, मैं इदारे की बात कर रहा हूँ। पार्टीज देखो, केसेस इरमान खान के खिलाफ भी हैं, मियाँ साहब के खिलाफ भी हैं, जरदारी साहब के खिलाफ भी हैं। वो केस वो छोड़ें, लेट द कोर्ट्स टेक देयर ओन कोर्स। हम बात करें पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ, उसमें PTI हैज द राइट टू पार्टिसिपेट, लाइक नून, लाइक PPP। बाकी फिर अवाम फैसला करें, बैलेट बॉक्स फैसला करे। और पाकिस्तान खुद बैलेट बॉक्स की पैदावार है, हमें कोई गिफ्ट नहीं दिया ब्रिटिश ने। कायदे आजम ने एक सियासतदान थे, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और बैलेट बॉक्स के जरिए पाकिस्तान लिया उन्होंने, सियासी जद्दोजहद के जरिए। तो दिस इज इन अ DNA, फेयर एंड फ्री इलेक्शन एंड पॉलिटिकल पार्टीज। और वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज जोड़ती हैं मुल्क को, चाहे PTI हो या PMLN हो या PPP हो। तो ये मेरा ख्याल बड़ा है, उसके बगैर पार्टिसिपेशन किसी को माइनस करना पॉसिबल नहीं। आप भुट्टो को माइनस नहीं कर सके, आप मियाँ साहब को माइनस नहीं कर सके, आपने वली खान को गद्दार बना दिया था 75 में, क्या हुआ? तो लेट्स लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। गलतियां आपने करनी है तो नई गलतियां करें, पुरानी गलती ना दोहराएं। ठीक, बिल्कुल ठीक। शाह जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। गुड लक। थैंक यू।